नमस्कार किसान भाइयों। मैं शिवरकर प्रभाकर के डिस्ट्रिक्ट सोलापुर एट पोस्ट ऑफिस महाराष्ट्र। मैं आज आपको मेरा यूट्यूब चैनल पोमेग्रेनेट रिफॉर्म इसके ऊपर आपका हार्दिक स्वागत। मैं आज आपको डोज के बारे में, पानी की डोज मैनेजमेंट के बारे में, पानी मैनेजमेंट के बारे में और लास्ट में इत्र के बारे में वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो मैं आज जो अपनी डोज इतना आपको डोज डालना है तो तुमने पहले सॉइल का एनालिसिस करके लेना चाहिए था। लिया है या नहीं लिया? क्योंकि सॉइल का एनालिसिस होने से कौन सा जो कंटेंट कम है, कौन सा ज़्यादा है, इसके हिसाब से आप डोज दे सकते। अगर लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया होगा तो आपको आइडियली देना पड़ता है। तो जो अभी महाराष्ट्र की जो सॉइल है, टोटली महाराष्ट्र में अब सब सॉइल में 8 के आसपास या 8 के पास सब पीएच चला गया है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा पीएच होना है तो 6 से 7 ये न्यूट्रल पीएच होता है। उसके बाद जो पीएच बढ़ता है, इससे सॉइल में बहुत प्रदूषण बढ़ता है, यानी इसका कंडक्टिविटी ईसी के ऊपर उसका बुरा असर हो जाता है। पानी का जो टीडीएस है वो बढ़ता है, इसलिए पानी में जो सॉल्ट आते हैं, क्षार आते हैं, उसके ऊपर भी पानी लेने में रूट को तकलीफ हो जाती है। इसलिए और तीसरी बात यह है कि तुम्हारा पेज बढ़ने से जो तुम्हें दिया हुआ डोज है उस तो 100% नहीं उठा सकते रूट, उसके कक्षा में होते हुए भी नहीं ले सकते। तो रूट उसमें समझ लो कि 7 के बाद जो पीएच बढ़ता है तो एवरेजली पर एक पॉइंट के लिए 2.5 से 3% तुम्हारा डोज कम ले सकती है रूट। उस तुम्हारा नुकसान 2.5 से 3% कम हो जाता है। इसलिए 8% तक महाराष्ट्र का जो सॉइल का पीएच गया है, इससे आपको 8 पीएच के लिए कम से कम 30% तो कम से कम तुम्हारा फिक्सेशन हो जाता है सॉइल में। तो ये पीएच क्यों बढ़ा है? तो पीएच इस कारण बढ़ा है कि जो तुम्हारा एक तो तुम सॉइल टेस्टिंग नहीं करते, दूसरी बात है कि सॉइल टेस्टिंग नहीं करने से आपको मालूम नहीं होता कि कौन सा डोज ज़्यादा लेना है, कौन सा कम लेना है, इस सॉइल में कौन सा कंटेंट ज़्यादा है, कौन सा कंटेंट ठीक है, कौन सा कंटेंट ज़्यादा कम है। इसके हिसाब से आप डोज दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा इकोनॉमिकली लॉस, अगर पीएच बढ़ता है, पीएच बढ़ा है एक्चुअली महाराष्ट्र के सॉइल का पीएच बढ़ा है, 8 तक गया है, इसलिए तो तुम्हारा 30% डोज से फिक्स हो जाता है सॉइल में। और जो स्फुरद है ये तो कम से कम सॉइल में 8 साल तक पड़ा रहता है। इससे क्या प्रदूषण बढ़ता है, उसमें सॉइल में सॉल्ट बढ़ता है, क्षार बढ़ता है। तो इसका असर तुम्हारे सॉइल के ऊपर ईसी यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पे होता है, पानी का टीडीएस बढ़ता है। तो आपको पीएच क्यों बढ़ता है? जो केमिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये 2 चार्ज होते हैं। जो डोज में 2 चार्ज रहते हैं, एक कंटेंट में 2 चार्ज रहते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो डोज आप देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा की सर नेगेटिव चार्ज वाले डोज ज़्यादा देने से आपका पीएच बढ़ रहा है। पॉजिटिव डोज देने से पॉजिटिव डोज का काम होता है कि तुम्हारा पीएच का संतुलन रखना, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन नेगेटिव डोज ज़्यादा यूज़ करने से आपका पीएच बढ़ रहा है सॉइल का, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एकदम तो कम नहीं कर सकता डोज, लेकिन इसके लिए जो उपाय है तो कम से कम आप निगेटिव जो कंटेंट है, यानी नत्र निगेटिव है, स्फुरद निगेटिव है, सेकेंडरी में
सल्फर नेगेटिव है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बोरान, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव चार्जेस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या करते हैं, नत्र और स्फूरज, इससे तुम्हारा पीएच ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए हर साल तुम कोई तो इसके ऊपर क्वांटिटी रखना पड़ेगा। अगर आपको सॉइल टेस्टिंग नहीं किया हो तो निगेटिव वोट में क्या करना है, मेजर डोज 60% ले लो। जो तुम 100% डालते हैं तो 60% ले लो। सेकेंडरी में जो तुम डालते हैं उससे वो 25% ले लो, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में तुम 15% तक ले सकते हैं। ऐसा कर करके थोड़ा सा तुम पीएच कम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर तुम जो हस्तवार पकड़ते हैं इनके लिए और पीएच कम करने के लिए है, ऐसे चांसेस है कि जो तुम्हारा हरी खाद लगाने से तुम्हारा सॉइल का पीएच कम होता है। जो तुम्हारा ताग हो या ढेंचा हो, वो तो कम पीरियड वाला फसल है। ढेंचा बोले तो 1 महीने का रहता है, यानी 30-32 दिन में निकलता है। और जो ताग है वो 40 से 42, 45 डेज के बाद निकल सकता है। अगर आप जब तुम ट्रेस पे जब तुम्हारा मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग हो जाता है, जो बाहर किसान पकड़ने वाले हैं, पहला हस्त बाहर का हार्वेस्टिंग तुम मार्च अप्रैल में करते हैं, तो उसके बाद जो तुम डोज के फिर तुम कोई आगे के लिए पेड़ में कोई रिस्टोर करने के लिए रूटीन रखते हैं। तो उसके साथ जो तुम मई में 15 मई से 20 मई में तुम ताग या ढेंचा लगा सकते हैं। और उसका जो हार्वेस्टिंग है वो फसल का हरी खाद का, तो तुम जून एंड को नहीं तो जून 5 तक तो तुम निकाल के ज़मीन में उसको ढक दे सकते हैं। और वो इतना जल्दी डिकम्पोस्ट होता है कि तुमने 2 बार पानी दिया तो डिकम्पोस्ट हो जाता है। इसलिए और जो तुम ढेंचा हो या ताग हो, जब सूखता है तो देख लो, वो जो उसका जो स्टेम होता है, यानी उसकी जो काड़ी होती है, तुम दबाओ वो दबती है, यानी काड़ी जो स्पॉन्जी होती है, जो स्पंज होता है ना, ऐसे ही काड़ी दबती है। ये क्यों दबती है? क्योंकि इसमें जो सॉइल का जो क्षार है, सॉल्ट है, वो सब खींच के ले लेता है और खुद के पास रखता है, और वो खुद डिकम्पोज हो जाता है। उससे और भी एक फ़ायदा ये है कि तुम्हारे सॉइल में केमिकल फर्टिलाइज़र डालने के कारण जो केचुआ है, केचुआ में मराठी में इसको गांडोळ बोलते हैं, केचुआ है, तो केचुआ सॉइल में होता है लेकिन वो नीचे जाता है। तो तुम्हारा ये हरी खाद देने से तुम्हारे सॉइल में केचुआ बहुत बढ़ता है। केचुए का फ़ायदा ये है कि तुम्हारा ये ज़मीन जो हार्ड आ गई है, जो तुम्हारी सॉइल जो है बहुत हार्ड आई है पीएच बढ़ने से, वो पूरी ढीले करने का काम करता है। कि वो जो केचुआ होता है उसको कंटिन्यू खाना खाता है। वो क्या खाता है तो उसको कोई दिखता नहीं है, वो अंधा रहता है, वो खाली मिट्टी ही खाता है। इसके जो विष्ठा रहती है, उसकी जो विष्ठा रहती है, इसमें तो तीसरा भी आपको ये फ़ायदा है कि आपके सॉइल को क्रोमियम कंटेंट मिल जाता है, इसका भी आपको फ़ायदा हो जाता है। और पीएच तुम 2 साल 3 साल कंटिन्यू कर दिए तो तुम्हारा पीएच, तुम्हारा सॉइल का ये न्यूट्रल हो सकता है। ये तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिए है, तो दोनों में से कोई भी एक कर लेना। अब मैं आता है डोज के ऊपर। जो डोज डालना है तो आपको पेड़ का कल्टीवेशन करना और दूसरी बात ये है कि जब आपको पूरा सीजन में जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट, यानी जिप्सम कैल्शियम सल्फेट में 24% सल्फर रहता है और 18% कैल्शियम रहता है। नहीं तो सल्फर फर्टिस नाम का आता है, वो दे देने से आपको
फायदा हो जाता है। अगर तुम्हारा पीएच बढ़ ज़मीन में ज़्यादा है, 8 तक है, तो आप जिप्सम नहीं ले सकते कि इसमें कैल्शियम होता है, इसलिए जिप्सम नहीं दे सकते आप। उस वक्त खाली सल्फर ही दे दो। जितना परसेंट तुम्हारा पीएच ज़्यादा है उतना परसेंट कम से कम पूरे फसल में शुरू में एक बार सल्फर डस्टिंग कर दिया तो आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। और तीसरी बात यह है, अगर तुम्हारा पीएच कम है, 7 है या 7 से कम है, तो आप जिप्सम दे सकते हैं। तो इसके बारे में तो तुमको कम से कम पूरे सीज़न में 2 बार देना ही चाहिए, उसका भी फ़ायदा आपको हो सकता है। तो डोज के लिए आपको जो सॉइल बेड कल्टीवेट करना पड़ता है, यानी उसको खुदाना पड़ता है, उसको खुदाई करनी पड़ती है। तो लैटरल जो है तुम्हारी, लैटरल के नीचे तुम्हारा एक लाइन लेना है, यानी चर जो बोलते हैं। डोज डालने के लिए खड्डा नहीं लेना, खड्डा लेने से क्या होता, उसका पॉइंट बढ़ जाता है। समझ लो आपको 1 टन खाद डालना है, तो पूरा एकड़ का एरिया कितना, 560 होता है फीट, 33,560 फीट होता है, वो एरिया में तुम डालती है। लेकिन जब तुम अनार हो या अंगूर हो, जो फ्रूट के बगीचे होते, तो किसान क्या करते हैं, खड्डे में खड्डा निकाल के उसमें डोज डालते हैं। तो उससे वो उधर पीएच का ज़्यादा बढ़ने से तुम्हारा इसमें लॉस ज़्यादा होता है। इतना फिक्सेशन होता है कि 50% तक चला जाता है। इसलिए डोज आप डालना है तो खड्डे में मत डालो। जो तुम 4 बाजू जो खड्डे लेते हैं उसमें डोज डालते हैं ना, तो उसका पीएच वो पॉइंट पे, वही डोज तुम खाली वो पॉइंट में डालने से अपना पूरा एरिया का जो मैंने अभी स्क्वायर फीट बोला है, तो 4 खड्डे से आपका कितना एरिया बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 से या 1.5 गुंठा, यानी 1200 स्क्वायर फुट से 1000 से 1200 स्क्वायर फुट बनता है। इसमें तुम सब डोज डालेंगे तो तुम्हारा वो एरिया का डोज पीएच कितना बढ़ता है उठाने में। वो कोई फसल वो पीएच इतना बढ़ने से बहुत कम उठा सकता है, नहीं ले सकता पेड़, रूट वो डोज नहीं ले सकता। इसलिए आपका बहुत नुकसान हो जाता है, कम से कम 50% तुम्हारा लॉस हो जाता है इसमें डोज का। इसलिए आप लैटरल के नीचे एक चर लेना, उसमें तुम पहला गोबर खाद डालो, बाद में उसको नीम केक हो, करंजी केक हो, और कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो चीनी मिल वाले हैं ना, मैंने शुगर कारखाने, और जो प्रेसमेंट से फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, वो भी अच्छा काम करता है। उसमें जो जीवाणु होते हैं वो, लेकिन जो कोई भी बायो फर्टिलाइजर लेते हैं तो उस वक्त हमेशा ये देखना कि वो नमी वाला खाद ही लेना, क्योंकि उसमें जीवाणु होते हैं और जीवित होते हैं। इसलिए तुमको वो लेते वक्त नमी देख के ही लेना चाहिए, नहीं तो ड्राई लेने से आपको कोई फायदा नहीं। तो ये दाग के इसके ऊपर आप जो तुम्हारा फसल, तुम्हारा पेड़ कितना साल का है, तो उसके हिसाब से आप डोज डाल सकते हैं। तो डोज जो है, तुम्हारा पेड़ कितने साल का है, तुम्हारी सॉइल कैसी है, तुम्हारी सॉइल पानी पकड़ने वाली है या हल्की है या हेवी है। अगर आपकी ज़मीन हल्की है, पानी पकड़ने वाले, तो डोज जो है लैटरल के नीचे चर ले लो। उसमें तो मैं बोला है गोबर का खाद डालो, उसमें नीम केक और नहीं तो करंजी केक और कोई बायो फर्टिलाइज़र होता है, उसमें जीवाणु होते, वो ले लो, वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप वो 2 बाजू लेना है, बेड में 2 बाजू। ये तुम्हारा जो 2 लेटरल, कितना लेटरल होता है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन 2 बाजू तो लेटरल होनी है, एक पेड़ के लेफ्ट साइड को और एक राइट साइड को।
तो दो बाजू में 4-5, 4, 4.5 फीट का एक चर ये लेटरल के नीचे और दूसरे लेटरल के नीचे लेके उसमें डालना है। इसके ऊपर तुम जो अमोनियम सल्फेट हो, डीएपी हो, या अगर तुम्हारा सॉइल का पीएच कम है तो जिप्सम इसके ऊपर तुम बेंटोनाइट सल्फर जो स्लो रिलीज होता है, उसको बेंसल्फ बोलते हैं, वो डाल दे दो। जो तुम्हारा है कम से कम पर पेड़ को जो तुम्हारा पीएच है उसके हिसाब से कम 70 से 100 ग्राम तक डाल सकते हैं पेड़ को। एक कोई भी एक जगह पे नहीं डालना, ऐसा चरक में ऊपर इसके डाल देना, और उसके साथ तुम व्हाइट पोटैश डाल सकते। बस ये करके तुम वो डोज ढक दे दो, मिट्टी से ढक दे दो। मिट्टी हो सके तो जो तुम्हारी बीच की मिट्टी होती है ना, 2 लाइन के बीच में ये इसमें पीएच कम रहता है, वो मिट्टी पहला डाल दो, वो मिट्टी से थोड़ा ढक दे दो, बाद में तुम्हारी जो मिट्टी है वो डाल दे दो। उसके बाद जो तुम्हारा मैग्नीशियम हो, जिंक सल्फेट हो, फेरस सल्फेट हो, या तुम्हें ये डालना है तो तुम बाद में ड्रिप से दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो तुम्हारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स है, यानी मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है, वो फर्टिलाइज़र जो ड्रिप से देने वाला, वो ड्रिप से दे सकते हैं। तो ये हुआ मेरा डोज का प्रॉब्लम। वो ढकने के बाद तुम्हारी जो लेटरल है, जो दोनों बाजू लेटरल है, तुम्हारी इनलाइन है क्या ड्रिपर वाली है? इनलाइन है तो 1.5 फीट पानी पड़ने वाली है, 1.25 फुट पानी पड़ने वाली है। लेटरल ड्रिप वाले है तो दो ड्रिपर है कि 3 ड्रिपर है, एक लाइन पे 3 ड्रिपर है या 2 ड्रिपर है। लेकिन जो ड्रिपर है और तुम्हारा डिस्चार्ज कैसा है, पानी का डिस्चार्ज जो बोलते हैं कैसा है, तो आप 2 साइड को जो तुम्हारी लेटरल है वो कम से कम 3 ड्रिपर होना चाहिए, क्योंकि एक फीट में अगर तुम्हारा ड्रिपर होगा, ड्रिपर वाली है को, तो तुम्हारा ये पानी ठीक से बैठेगा। और जो डोज डालना है, जो तुम्हारा रूट की कक्षा है, मैं थोड़ा भूल गया था, रूट की कक्षा है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना है, क्योंकि उसके नीचे जाने से वो सॉइल में फिक्स हो सकता है। तो डोज रूट के ऊपर ही थोड़ा हल्का सा चल लेना है, ज़्यादा डीप नहीं लेना है, रूट के नीचे कभी लेना नहीं है। तुम्हारा जो पेड़ लगा है वो तुमने बेड पे लगाया है, ज़मीन में लगा हुआ है, ये तुम्हें मालूम, मैंने तो देखने को नहीं, मैंने तो देखा नहीं है। तो इसके हिसाब से अब तुम रूट के लेवल के हिसाब से चल ले लो और उसके ऊपर ही डाल दे दो। तो जो मैं आप पानी के बारे में बोलता हूँ, पानी के लिए कम से कम जो ड्रिपर की होती है लेटरल, तो कम से कम 3 ड्रिपर होना चाहिए। एक ड्रिपर तीन ड्रिपर हर लेटरल को होना चाहिए। अगर इनलाइन होनी है तो आप 1.25 फीट वाली लाइन लिया तो अच्छा हो जाता है। अगर तुम्हारा डिस्चार्ज का प्रेशर कितना है, अगर ज़्यादा है तो आपको, अगर तुम्हारा 100 ड्रिपर है तो जो शक्ति होती है ना ड्रिपर की, वो 16 लीटर की है, 8 लीटर की है, या 4 लीटर की। तो आपको जो है ड्रिपर, वो 4 लीटर डिस्चार्ज वाली डालने से आपको फ़ायदा हो जाता है। कि अगर पानी प्रेशर से देते हैं तो जो तुम्हारा पानी बहुत नीचे चला जाता है, जो खाद है बहुत नीचे चली जाती है। इसलिए पानी जितना रिलीज़ करना है, बगीचे को देना है, स्लो देना है। इसलिए आप 4 लीटर डिस्चार्ज वाली वो लेटरल को ड्रिपर में चक्की डाल के पानी शुरू कर सकते हैं। और जो तुम्हारा इनलाइन होता है तो तुम डिस्चार्ज इसका बहुत कम कर सकते हैं, कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी होने से जो तुम्हारा डोज है वो सब नीचे चला जाता है और उसको फील्ड ऑफ कैपेसिटी भी जल्दी नहीं आती।
ये भी तुम्हारा दूसरा लॉस होता है। और इसलिए जो तुम्हारा जो सॉइल हार्ड होने से सॉइल में जो ऑक्सीजन पा होना चाहिए वो कम घटता जाता रहता है। तो आपको जो पानी देना है स्लो रिलीज देना है, क्योंकि जो तुम्हारा डोज है रूट के कक्षा में होना चाहिए। पानी देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तुम जो तुम्हारा डिस्चार्ज है उसे के हिसाब से 5 या 6 घंटे से ज़्यादा नहीं देना, क्यों रूट के नीचे तुम्हारा कोई दिया हुआ खाद नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ, और कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जो ट्रेस में बगीचा डालते हैं तो जो पूरा जो पेड़ का जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है ना, वो उसके लिए पानी ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते और ज़्यादा भी नहीं दे सकते। क्यों, इसके बारे में जो मैं बोलता हूँ कि रूट के कक्षा के नीचे गया तो तुम्हारा बहुत लॉस हो जाता है। नीचे जाके उठाने के लिए कोई चांसेस नहीं तुम्हारे पास होते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे बोल दूँगा। तो आप पानी स्लो रिलीज इसलिए देना कि तुम्हारा जो डोज दिया हुआ खाली तुम्हारा वो उसका कैचमेंट एरिया बढ़ेगा, यानी जो जो पानी जो इधर उधर है इसका कैचमेंट एरिया बढ़ेगा, नीचे नहीं जाएगा। प्रेशर से तुम्हारा पानी ज़्यादा नीचे जाता है, जो स्लो देने से तुम्हारा जो एरिया बढ़ता है उससे डोज ऊपर ही रहता है। तो ये हुआ आपको डोज और पानी का मैनेजमेंट और डोज का मैनेजमेंट। जब तुम इथ्रेल के बारे में सोचते हैं तो जब इथ्रेल लेते वक्त तुमको ये ध्यान देना है कि तुम्हारा जो पेड़ है वो ये साल तो बारिश ज़्यादा होने से क्या हुआ है, सॉइल में सब चला गया है पानी के साथ, कोई सॉइल में कुछ बचा नहीं है, कोई नहीं बचा, सब डोज फिक्सेशन हुआ वो सब पानी के साथ निकल गया है, सॉइल में अब कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके साथ जो तुम्हारे वाटर शूट निकले हैं, फूट ज़्यादा बड़ी है, वो सब थिनिंग करके लेना चाहिए। और जो बीच में तुमको जो बगीचे को पानी का ट्रेस मिलना चाहिए था, यानी फील्ड ऑफ कैपेसिटी ने जो पानी का ट्रेस बैठना चाहिए था ये ठीक से नहीं बैठ रहा, इसलिए आपको कोई बीच में आगे जो तुमको पेड़ में कोई स्टोरेज के लिए करने के चांसेस नहीं मिल गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए खाली मैंने गए वीडियो में आपको स्प्रे से खाली काड़ी मैच्योर करने के लिए आपको स्प्रे दिए थे। तो ये साल आपको खाली वो है थिनिंग करो, और जो तुम्हारी रिफिल काड़ी उधर ही कट कर ले लो, क्योंकि जो तुम्हारा जो बड़ा वाला काड़ी है उसमें जो तुम्हारे बड़ा वाला काड़ी में जो तुम्हारा फूल निकलता है वो पॉइंट अच्छा है, वो मत निकलो। अगर तुम पेंसिल काड़ी कट करोगे तो फिर आपको और भी उसमें से शूट निकलेंगे और काड़ी वीक हो जाएगी, तुमको फूल आने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप खाली रिपिल काड़ी कट करो और पेड़ थिनिंग करो। लेकिन बारिश ज़्यादा होने के कारण तुम्हारा जो हेयर रूट को नीचे इंग्लिश में टैप रूट और उसके टैप रूट और उसके जो ब्रांचेस है सेकेंडरी रूट बोलते हैं, और तीसरा होता है हेयर रूट, नहीं तो कोई हेयर रूट बोलता है, कोई वाइट रूट बोलता है। जो वाइट रूट हो या हेयर रूट दोनों ही एक ही है, खाली नाम अलग अलग है। तो हेयर रूट जो लगते हैं तो जो सेकेंडरी रूट है इसके ऊपर निकलती है, इसकी जाली होती है। ज़्यादा बारिश होने के कारण इस साल यानी 2020 में जो सितंबर अक्टूबर नवंबर में बारिश हुआ था, उस वक्त ज़्यादा बारिश होने के कारण तुम्हारा अबिया बहार फेल हुआ है, हास्य बहार फेल हुआ है। इसलिए ये साल किसान कम से कम 2 किसान बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसके लिए रेट के ऊपर भी इसका असर होने वाला है। इसलिए आप जो लगता है वही खर्चा करो, जो लगता नहीं बिल्कुल फिजूल खर्चा मत करो, कि ये साल आपको बहुत टेंटेटिवली काम करना पड़ेगा।
तो इसका क्या हुआ है, तुम्हारा जो रूट हेयर वो शायद सड़ गए होंगे, तो वो प्रूनिंग पेड़ के साथ उसका भी प्रूनिंग जरूर करो, क्योंकि अगर ये सड़े हुए रूट हो गए तो तुम्हारे रूट के लिए फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उसका भी प्रूनिंग करना चाहिए। अब मैं पानी के बारे में आपको थोड़े में बोला है, अब होगा आ गए हम इथेनॉल के बारे में। जब पेड़ का तुम पानी का ट्रे देते हैं लास्ट में, एक तुम्हारा सॉइल के हिसाब से कोई 3 हफ्ता देता है, कोई 1 महीना देता है, और जो तुम्हारा उधर का जो सिचुएशन है बगीचे के बाजू में अगर कोई इरिगेटेड एरिया है तो तुमको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, इरिगेटेड नहीं है तो आप थोड़ा 3 हफ्ते में तुम्हारे सॉइल को ट्रेस मिल जाता है। तो जो ट्रेस कब मिलता है इसके हिसाब से तुम 1 महीना हो या 1.5 महीना लगता है, 3 हफ्ते लगते हैं, इसके हिसाब से तुम पानी का ट्रेस दे सकते हैं। उसके बाद जो तुम पहला पानी देते हैं, डोज डालने के बाद पहला पानी देते हैं, तो पानी देने के बाद जो तुम्हारा हिसाब है पानी देने का, ज़्यादा पानी मत दे दो, ज़्यादा पानी इतना दे दो कि तुम्हारा डोज नीचे ना जाए। खाली स्लो रिलीज से पानी मैंने क्यों देने को बोला है, वो ऐसा स्प्रेड हो जाता है, यानी उसको कैचमेंट एरिया बढ़ता है, ज़्यादा प्रेशर से पानी देने से पानी डायरेक्ट नीचे चला जाता है, इसलिए पानी प्रेशर से मत दे दीजिए। तो आपको जब पहला पानी देते हैं और बंद कर देते हैं, अगर आपको 6 घंटे में पानी बंद करना पड़ता है तो ठीक है, लेकिन 12-12, 10-10 घंटे पानी मत दे दो, पानी ज़्यादा हो सकता है। आप 4 या 6 घंटे तक पानी दे सकते, बंद कर दे दो। किसान क्या करते हैं, पानी देने के बाद इथ्रिल इतना जल्दी लेते हैं। इथ्रिल कब लेना है, कैसा लेना है, क्योंकि इथ्रिल का काम है डिफॉलिएशन के लिए, नहीं पेड़ खुद ही ये इथ्रिल एक हार्मोन्स है। पेड़ जिस वक्त जो मैच्योरिटी पे जो लगता है वो हार्मोन्स खुद एक्टिव कर देता है। ऐसा ही तुम्हारा इथिलीन हार्मोन्स पेड़ खुद ही तैयार करता है, लेकिन उसका डिफॉलिएशन का काम जो चलता है बहुत आगे पीछे होता है, यानी पहली पत्ती अगर आज गिर गई तो लास्ट पत्ती गिरने में 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। इसलिए तुम्हारा आगे का फ्लावरिंग वैसा ही निकलता है, एक साथ नहीं निकलता है, एक साथ पत्तियाँ डिफॉलिएशन नहीं होने के कारण। इसलिए आप ऊपर से हार्मोन्स दे सकते हैं, लेकिन हार्मोन्स देते वक्त आप ये ध्यान देना कि कोई हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो जाएगा उसको आपको नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए वो लेने वक्त सावधानी से लेना पड़ता है। इथ्रिल का जो ज़्यादा से ज़्यादा तुम इसलिए इथ्रिल 2.5 लीटर से ज़्यादा 2.5 मिली से ज़्यादा नहीं ले सकते। 1 लीटर पानी में 2.5 मिली से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर तुम ना ज़्यादा हो गया तो तुम्हारा जो इथ्रिल ज़्यादा होने से तुम्हारा जो फूल है फीमेल निकलने से बजाय तुम्हारा मेल फूल निकल सकता है। इसलिए तुम हो सके कम से कम इथ्रिल यूज़ करो। इथ्रिल देना है तो जब तुम्हारा काड़ी का जो आगे बढ़ने का काम जो है स्टॉप होता है, उसके बाद जब स्टॉप होता है और उसके बाद जो तुम्हारा कितना पत्ती डिफॉलिएशन हुआ है, 10% हुआ है या 20% हुआ है, इसके ऊपर तुम्हारा और कितनी पत्ती पीली हो गई है, इसके हिसाब से आपको स्प्रे लेना पड़ता है। 1.5 मिली लेना है, 2 मिली लेना है, लेकिन इथ्रिल ज़्यादा मत ले लो, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। और कम भी मत ले लो। तुम्हारा जो उधर का जो तुम्हारा बगीचा हम नहीं देख सकते, लेकिन देखा नहीं होता, इसलिए तुम वही सिचुएशन देख के वो इस इथ्रिल का क्वांटिटी ले सकते हैं। इसके साथ तुम इथ्रिल के साथ हमेशा प्लेन इथ्रिल मत दे दो। इथ्रिल के साथ तुम किसी भी हालत में आयनिक स्टिकर, केमिकल स्टिकर मत दे दो। केमिकल स्टिकर खाली
वो स्टिकी होता है। स्टिकी यानी जो तुम्हारा स्टोमेटा है, पत्ती का स्टोमेटा होता है, इसलिए जो तुम पर्णरंध्र बोलते हैं स्टोमेटा, वो ओपन क्लोज हो नहीं हो सकता। इसलिए तुम केमिकल स्टिकर मत ले लो। तुम स्टिकर लेना है तो आयनिक स्टिकर ले लो, जैसा कि एफसाइटी हो, और कोई बहुत आइडियल एग्री का भी स्टिकर अच्छा है तुम्हारा। ये बहुत कंपनी ने निकाला है आयनिक स्टिकर, वो दे दो। इसका फ़ायदा आपको पत्ती के ऊपर जो तुम्हारा इथ्रिल है वो ठीक से बैठ जाता है। और उसके साथ तुम देखो 12 ले सकते हैं, 05234 ले सकते हैं, जो उस वक्त जो स्टेज है वो हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा तुम इथ्रिल के साथ 05234 हो या 1261 हो, 5 ग्राम से ज़्यादा मत ले लो। उसको ज़्यादा लेने से तुम्हारी पत्ती एक तो मैच्योर होती है, पुरानी पत्ती में कितना इन्वॉल्व होता है ये शायद बहुत कम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसमें तो चांसेस कम होते हैं इन्वॉल्व होने के लिए, तो ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इथ्रिल जो लेना है तो कब लेना है, इथ्रिल जो लेना है कब लेना है, ये मेन पॉइंट है। मैं आपको ये बोलता है इथ्रिल पानी जो तुम देते उस वक्त जब बंद करते 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, जो तुम्हारा बगीचा कितना पानी लगता है उससे ज़्यादा पानी मत दे दो, क्योंकि डोज तुम्हारा रूट जोन के कक्षा के बाहर ना जाए। इतना तक तुम खाली पानी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा मत दे दो। तो उसको जब पानी देते हो तो पहला तुमको जो ये तुम्हारा हेयर रूट यानी व्हाइट रूट फिर से स्टार्ट होने के लिए जो कोई बीच में समय लगता है, उसके बाद ही तुम इथ्रिल ले सकते हैं। तो व्हाइट रूट का काम कैसा होता है, व्हाइट रूट जो है वो कम से कम 24 दिन तक काम करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन तक काम करता है। कितना, 24 दिन या 27 दिन, कम से कम 24 दिन काम करता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन काम करता है। अगर पेड़ की हेल्थ अच्छी होती है, रूट की हेल्थ अच्छे होते हैं तो 27 दिन तक वो काम कर सकता है, उसके बाद उधर दूसरा रूट निकलता है। और व्हाइट रूट ही खाली तुम्हारा जो सॉइल में जो तुमने डाला हुआ मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल हो, बायो मिनरल हो, वो उठा के जो सेकंड रूट में वो सप्लाई कर दे, वो जाइलम से पत्ती में चला जाता है। तो जो तुम्हारा व्हाइट रूट एक काम करने का जो काम कितने दिन करता है, तो मैं अभी बोला है 24 से 27 दिन तक वो, कम से कम 24 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिन तक वो काम करता है। लेकिन जब पानी देने के बाद वो एक्टिविटी कब जो उसको निकालने में और एक्टिविटी चालू होने में कम से कम 12 घंटे जाता है, 12 घंटे का समय लगता है। मैं जो बोलता है ध्यान दे के सुन ले लो, 72 घंटे, 12 नहीं 72 घंटे लगता है। 72 घंटे से पहले आप इसलिए स्प्रे नहीं ले सकते, 72 घंटे से पहले ये स्प्रे नहीं लग सकते, क्योंकि आपको फ्लावरिंग के लिए नुकसान हो जाता है, नए पत्ती के निकलने के प्रॉब्लम हो जाता है। जब इथ्रिल इसलिए लेते तो तुम्हारा समझ है कि डिफॉलिशन वो करता है, बरोबर है तुम्हारा, वो डिफॉलिशन का ही काम करता है। लेकिन जब तुम जो डिफॉलिशन क्यों करते हैं, क्योंकि तुमको वो पेड़ को फंक्शन रिएक्टिव करना पड़ता है। फंक्शन पेड़ का रिएक्टिव करने के लिए आप एक्चुअली इथ्रिल ले सकते हैं। तो पानी देने के बाद जो तुम्हारा व्हाइट रूट यानी रूट हेयर वो बीच में 72 घंटा होता है, उससे पहले क्यों नहीं लेना, वो पहला उसका काम चालू होने दो। अब तुमने ट्रेस पे लेते हुए तुम्हारे पत्ती कितनी ड्राई होगी, उसमें कितना पानी है, उसमें कुछ नहीं है, वो सूखी हुई है। और जो तुम्हारा जो बाकी जो काड़ी है, काड़ी जो तुम्हारी अच्छे वाली जिसमें तुम्हारा फूल का पॉइंट हो, इसको भी जलने के लिए शॉक बैठने की चांसेस होते हैं। तो इसलिए पहला तुम
ये जो तुम्हारा व्हाइट रूट है उसका एक्टिविटी चालू होने दो। ये चालू होने के बाद तुम इथ्रिल का स्प्रे ले सकते हैं 72 घंटे के बाद। क्योंकि जब तुम्हारा ये फंक्शन चला होता है वो पानी के साथ जो मिनरल और बायो मिनरल आगे वो सप्लाई कर देता है। उसके बाद फिर तो तुम्हारा पत्ती का जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, मैं आपको बोल रहा हूँ पेड़ का फंक्शन कैसा स्टार्ट होता है। तो उसका फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन ये दोनों अलग अलग है। रिस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और फोटोसिंथेसिस का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। और उसमें जो फोटोसिंथेसिस की बंद काम होता है खाना बनाने के लिए, उसका तुम्हारा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायु और सनलाइट ये 3 लगता है। तो तुमको हाइड्रोजन पानी में होना है, हाइड्रोजन यानी पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होना है और जो तुमको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन भी पत्ती में होना है। इसकी एक्टिविटी जब चालू हो जाती तो तुम स्प्रे ले से आपका फ़ायदा हो जाता है। आपका डिफॉलिनेशन अच्छा हो जाता है, पत्ती अच्छी निकलते हैं, कोई किधर स्कॉर्चिंग नहीं आएगा। और जो इथ्रिल का डोज है तो 2.5 मिली से ज़्यादा मत ले लो, क्योंकि तुम्हारा फूल नर फूल यानी फीमेल फूल निकलता है। तो मैं आज आपको आगे का वीडियो मेरा जो पत्तियाँ जब नई पत्तियाँ निकलती और जो तुमने डोज डाला है, डोज डाल के जो पानी दिया है, उसके बाद तुम 6 या 7 दिन में फिर पानी आई थोड़ा 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 देना चालू रखना पड़ता है। क्योंकि सब पेड़ का काम एक्चुअली क्या होता है, जब तुम्हारा पेड़ रूटीन पे काम करता है तो व्हाइट रूट से यानी रूट से पत्ती तक वो सब चलता है। और पत्ती इसकी के पत्ती में जो खाना बनता है वो सब जगह सप्लाई होने में, वो जाइलम में जो तुम्हारा पानी के साथ जो तुम्हारा खाद ऊपर लेके जाता है पत्ती में, उसका फोटोसिंथेसिस होके खाना बनता है। वो खाना सब जगह जाइलम से पूरे पेड़ में रूट तक जाता है, वो स्टोर हो जाता है। लेकिन जो तुम इथ्रिल लेते तो तुम्हारा पेड़ का काम उल्टा चलता है। जो तुमने स्टोर किया हुआ है, स्टोर यानी क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो जो उसको स्टोर किया हुआ बोलता है। कार्बोहाइड्रेट्स का जो चेन रहता है उसमें जो ग्लूकोज होता है उसमें से एक कड़ी होती है, उसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो लगता है वो इसके काम में आ जाता है कि वो जो तुम्हारा शुरू में तो तुम्हारा पेड़ रूट का काम खाली चालू हो गया, रूट पेड़ में कुछ बचा नहीं है, तो जो तुम्हारा स्टोर किया हुआ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो उठा के पेड़ हर पार्ट बनाता है। रूट तुमने प्रूनिंग किया है तो नया रूट निकलने में वो काम आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। नई डालियाँ यानी नए शूट निकलते हैं उसमें काम आ जाता है, नए पत्तियाँ लगती है उसमें काम आ जाता है, नया फूल का पॉइंट डेवलप होता है उसमें काम आ जाता है, फूल लगता है वो उसके लिए सबके लिए कार्बोहाइड्रेट्स लगता है। इसलिए पेड़ का काम उल्टा चलता है। इसलिए आप इथ्रिल का जो टाइमिंग है वो सही टाइम से दे दो, नहीं तो आपको उससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरा आज आप तुम्हारे साथ इतना ही है। आगे मैं मेरा और भी दूसरा मैं भूल गया, पानी जो तुम पहला पानी देते हैं इथ्रिल के टाइम और दूसरा पानी देते जो तुम्हारा पत्ती ड्रॉप होता है 6 दिन के बाद, तुम्हारा 4 दिन के बाद पत्ती सूखता है इथ्रिल मारने के बाद, ये 6-7 दिन में पानी फिर तुम स्टार्ट कर दे दो। हल्का हल्का सा पानी चालू रखना, नहीं तो तुमको नई पत्ती निकालने के लिए पानी की जरूरी होती है। इसलिए पानी तुम्हारा जो सॉइल है उसी हिसाब से कब लगता है। पानी कभी ज़्यादा देना नहीं, फ्लावरिंग के टाइम रिपीट चौकी निकलेगी ये होगा वो, ऐसा पानी कभी ज़्यादा देना है 10-10 घंटा 15-15 घंटा। और पानी देते वक्त हमें इसलिए स्लो रिलीज से देना है, क्योंकि प्रेशर से पानी देने से ज़्यादा पानी नीचे चला जाता है, तुम्हारा सॉइल में बहुत प्रदूषण बढ़ता है, इसलिए पानी प्रेशर से देना गलती है। तो मैं आपको अभी मेरा
यही मैं नमस्कार मैं आपसे आगे का मेरा जो वीडियो है, तो जब नई पत्ती निकलेगी उस वक्त से तुम्हारा फ्लावरिंग सेटिंग तक का होगा। नमस्ते।